हेलो डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आप क्लास 8 के हिंदी का जो थर्ड चैप्टर था वो आधा रीड कर चुके हैं, तो आज हम उससे आगे का बचा हुआ चैप्टर रीड करेंगे। चलिए हम देखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चा अब सयाना हो गया, परंतु लाड़ प्यार ने वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात ना करता था। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। यानी कि जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जब बच्चा जो है सयाना यानी कि बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो गया लेकिन जो है वो बहुत बिगड़ जाता है, यानी लाड और प्यार की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। किसी से सीधे मुँह यानी सही से बात नहीं करता है, और जो गांव के लड़के थे उसे जो है लाट साहब कहकर छेड़ते थे यानी चिढ़ाते थे। जब लड़का पढ़ने के लायक हो गए तो रायचरण जो है अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचकर कोलकाता चला जाता है और वहाँ दौड़ धूप करके नौकरी खोजता है। और उसके बाद फलन यानी अपने पुत्र को, जिसका नाम फलन रहता है, उसे स्कूल में दाखिल करा देता है और फिर उसे पूर्ण विश्वास होता है कि ये बड़ा होकर अवश्य ही जज बनेगा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया था। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य व शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसे बना श्रृंगार की बहुत चिंता रहती। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा होता। वह अपव्ययी भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। यानी कहा जा रहा है कि जब फलन जो है 12 वर्ष का हो गया था, वो खूब पढ़ लिख सकता था, लेकिन जो उसका स्वास्थ्य और शक्ल सूरत थी वह भी बहुत अच्छी थी। और उसे बनाव श्रृंगार यानी कि उसे बनने और संवरने का बहुत शौक था। वो हर वक्त जो होता था शीशे को हाथ में लिए हुए, दर्पण शीशे को हाथ में लिए हुए अपने बाल बना रहा होता। वह अपव्ययी यानी कि फिजूल खर्च करने वाला था। पिता की सारी आय यानी कि जो पिता की सारी कमाई थी उसे व्यर्थ विलास सामग्री मतलब होता है सुख सुविधा के साधन में जो है खर्च कर देता था। उसका फलन और रायचरण जो उससे प्रेम जो है पिता की तरह करता था, लेकिन जो उसका बर्ताव था यानी उस लड़के के अपने बेटे के साथ जो उसका बर्ताव था वो ऐसा था जैसे कि वो उसका मालिक हो और जो रायचरण है वो उसका नौकर हो। उसका फलन भी उसे पिता ना समझता था और रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट ना करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चला था। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलास की सामग्री और अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। यानी जो पिता फलन था वह भी अपने पिता को जो है नौकर ही समझता था, और जो रायचरण था वह कभी जो है अपने आप को फलन का पिता जो है नहीं बताता था, ना ही प्रकट करता था। और छात्रावास यानी जो छात्रावास के विद्यार्थी थे जो फलन के साथ पढ़ते थे, वह जो थे रायचरण के गंवारपन की वजह से उसका उपहास यानी कि मजाक उड़ाते थे, और फलन भी उनके साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाता था। रायचरण ने जो ज़मीन बेचकर पैसा लिया था वो जो है लगभग समाप्त हो गया था। अब जो है फलन अपने पिता से जेब खर्च के लिए और अच्छे सामान और सामग्री के लिए जो है अच्छे वस्त्रों के लिए उससे झगड़ता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद जो कुछ रुपया शेष था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक अवश्य कार से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। यानी उसके बाद जो है रायचरण के दिमाग में एक युक्ति आती है, एक उपाय आता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, नौकरी छोड़ देता है और जितना पैसा उसके पास बचा होता है वह उसे फलन को देकर कहता है कि मैं एक अवश्य यानी कि ज़रूरी काम के लिए जो है गांव जा रहा हूं, तुम किसी बात को लेकर चिंता मत करना, घबराना मत। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान ना थी।
इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफ़ी दिनों के बाद अचानक अपने विरुद्ध नौकर राजचरण को देखकर वह चकित रह गई। उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उसे राजचरण पर बहुत दया आई और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? राजचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। यानी कि उसके बाद राजचरण जो होता है इतना कहकर सीधा उस जगह आता है जहाँ पर अनुकूल बाबू जो होते हैं, यानी जो उसके मालिक थे, जहाँ जज के पद पर काम करते थे। उसके बाद जो उनकी कोई दूसरी संतान, यानी जब उनका जो बेटा होता है वो खो जाता है, उसके बाद उनकी कोई दूसरी संतान नहीं होती है। इस कारण जो उनकी पत्नी बहुत चिंता में रहती थी। उसके बाद अनुकूल बाबू जो होते कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठते हैं। उनकी पत्नी जो होती है एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही होती है। उसके बाद जब उनकी नज़र जो है राजचरण पर पड़ती है तो उसे देखकर उनकी पत्नी जो है उसकी सेवाओं को याद करके राजचरण पर उसे जो है बहुत दया आती है। उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहते हो? तो राजचरण मुस्कुराकर उत्तर देता है कि नहीं, मैं तो बस अपने मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू भी अपने पुराने नौकर राजचरण की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल गए। राजचरण को देखकर उनके हृदय का घाव फिर ताज़ा हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। राजचरण ने अनुकूल बाबू को देखकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? यानी कि अनुकूल बाबू जो होते जब राजचरण की आवाज़ सुनते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब उसका चेहरा देखते हैं तो उनके हृदय में जो पुराना घाव था वो ताज़ा हो जाता है। इसलिए जो है वो अपना मुंह उससे फेर लेते हैं। तो राजचरण कहता है कि अनुकूल बाबू कि मैंने, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। फिर अनुकूल बाबू जो आश्चर्य से कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा बेटा वाकई जिंदा है? उनकी पत्नी ने उछल कर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? राजचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने राजचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। राजचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊँगा। यानी जब इतना सुनती है उनकी पत्नी की राजचरण जब कहता है कि आपका बच्चा जो है मेरे पास है, तो उनकी पत्नी जो है उछल कर कहती है कि भगवान के लिए बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है। राजचरण कहता है कि आप संतोष, यानी आप धैर्य रखिए, मैं आपके बच्चे को जो है, आपका बच्चा जो इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी जो है राजचरण से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि मुझे बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। तो राजचरण कहता है कि मैं उसे परसों ले आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बड़ी बेचैनी से राजचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे कमरे में इधर उधर टहलने लगते तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते। उन्हें किसी प्रकार भी चैन न था। आखिर 10 बजे के लगभग राजचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और बड़े जोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसे प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद पुत्र प्रेम का स्थान कानूनी भावना ने ले लिया। उन्होंने राजचरण से पूछा, भला क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा ही है? यानी रविवार का दिन था जब जज साहब, यानी कि जो अनुकूल बाबू होते हैं, वो बड़ी बेचैनी से अपने घर में राजचरण की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वे कभी कमरे में जाते हैं तो इधर उधर टहलने लगते हैं, कभी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार भी चैन नहीं था। आखिर 10 बजे के लगभग जो है राजचरण फलन का हाथ पकड़कर कमरे में प्रवेश करता है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने जब फलन को देखा तो दीवानों की तरह जो है उसे जाकर अपने गले लगा लेती है और उससे प्यार करने लगती। कभी उसके नेत्रों में जो है आंसू भरे होते हैं, तो कभी वह उसे प्यार करती है, तो कभी आश्चर्य से उसकी सूरत यानी उसको देखती है। फलन जो था वो देखने में सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर यानी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी जो है अपने पुत्र के लिए प्रेम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो था पुत्र प्रेम जो था वो कानूनी भावना ले लेता है, यानी कानून की नज़र से जो उसे देखने लगते हैं, एक वकील की तरह।
और उससे प्रश्न करते हैं कि भला क्या तुम्हारे पास प्रमाण है, यानी क्या सबूत है कि ये जो बच्चा है वो मेरा ही है। राजचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार, इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि बच्चा मैंने चुराया। यानी जब पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि ये बच्चा जो है मेरा ही है, तो राजचरण कहता है कि इसका मैं क्या उत्तर दूं, इसका जो उत्तर है वो परमात्मा के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये परमात्मा, इस बात का विश्वास जो है परमात्मा के सिवा कोई नहीं दिला सकता है कि ये बच्चा जो है मैंने चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को सीने से लगाए हुए है तो सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार का इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिला, इस गंवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और उसे झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। यानी कि जब अनुकूल बाबू देखते हैं कि उनकी पत्नी जो होती है फलन को सीने से लगाए हुए होती है, तो ये सोचते हैं कि प्रमाण यानी सबूत मांगना जो व्यर्थ यानी कि बेकार है। और फिर उसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आता है, यानी उसके सिवा जो है उन्हें ध्यान आता है कि इस गंवार यानी जाहिल के पास जो इतना सुंदर बच्चा कहाँ आ जाएगा, इसे कहाँ मिलेगा, और फिर झूठ बोलने से इसे क्या लाभ यानी क्या फ़ायदा हो सकता है। सहसा उन्हें विरुद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, राजचरण अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। यानी कहा जा रहा है फिर उन्हें जो है अपने बूढ़े नौकर की जो बेईमानी थी उसे याद आ जाती है। फिर वे एक वकील की हैसियत से जो कहते हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, कानूनी मुद्रा में कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। राजचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार अब मैं कहाँ जाऊँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी तो नहीं रखेगा, भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने तो हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता है। यानी कि वो कहता है, राजचरण जब अनुकूल बाबू कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तो राजचरण जो होता है ठंडी सांस भरता है। उसके बाद कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका, मुझे कौन नौकर रखेगा, भगवान के लिए जो है मुझे अपने द्वार पर पड़े रहने दीजिए। फिर उनकी पत्नी भी कहती है अनुकूल बाबू की कि रहने तो इससे हमारा क्या नुकसान है, और इसे देखकर जो हमारा पुत्र है वो भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन जो अनुकूल बाबू होते हैं उनकी कानूनी नस मतलब होता है कि हर बात को जो है कानून की नज़र से देखने का भाव उनका जो था वो भड़का हुआ होता है। इसलिए जो है उन्हें तुरंत उत्तर देते हैं कि नहीं, इसने जो अपराध किया, जो इसने गुनाह किया वो बिल्कुल क्षमा यानी कि माफ़ी के लायक नहीं है। राजचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार मुझे ना निकालिए, आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया था बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तो तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृत्यघ्नता की है। कृत्यघ्नता मतलब होता है उपकार को न मानने का भाव किया। यानी कि जब राजचरण कहता है कि मुझे, उसके पाँव पकड़ लेता अनुकूल बाबू कर कहता है कि सरकार मैंने जो है आपका बच्चा नहीं चुराया था, मुझे ना निकालिए, आपके बच्चे को जो है परमात्मा ने चुराया था। इसलिए तो अनुकूल बाबू कहता है उस गंवार की बात सुनकर उससे अधिक क्रोध आ जाता है, नहीं गुस्सा आ जाता है। तो कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई बात पर विश्वास नहीं करूँगा, तुमने मेरे साथ जो है मेरे उपकार को नहीं माना और मेरे साथ जो है विश्वासघात किया है। राजचरण ने फिर कहा, सरकार मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, तो फिर किसका अपराध है? राजचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का, परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। यानी फिर राजचरण जो है कहता है, सरकार मेरा कोई अपराध यानी मेरा कोई कसूर गुनाह नहीं है। तो अनुकूल बाबू ने जो है अपनी त्योरी पर बल दिया, यानी कि और अपने उस पर बल देते त्योरी पर, फिर कहते हैं कि तो फिर किसका अपराध यानी किसका कसूर है? तो राजचरण उत्तर देता है कि मेरे भाग्य का। तो कहता है कि मेरे भाग्य का कसूर है। तो फिर कह रहे हैं कि जो, परंतु कहा जा रहा है कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो कभी भाग्य के अस्तित्व को यानी भाग्य को नहीं स्वीकार कर सकता है। फलन को जब यह पता चला कि वास्तव में वह एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसने राजचरण की इस चेष्टा पर बहुत
क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर राजचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसे क्षमा कर दीजिए, यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धारित कर दें। यानी फिर जो फलन होता है वो जब उसे ये पता चलता है कि मैं जो है वास्तव में एक धनी का पुत्र हूँ, यानी एक अमीर व्यक्ति का पुत्र हूँ, तो उसे जो है राजचरण पर क्रोध आता है, चेष्टा होती है, यानी कि उसके चेष्टा मतलब तो व्यवहार, यानी उसके व्यवहार पर जो उसे क्रोध आता है, यानी गुस्सा आता है। फिर वो कहता है कि इसने जो है मुझे इतने दिनों तक कष्ट में यानी दुख में क्यों रखा। फिर उसे राजचरण पर जो है तरस भी आ जाती है, दया आ जाती है और वो कहता है कि पिताजी अगर आप इसे जो है आप इसे क्षमा कर दीजिए। अगर आप इसे जो है नौकरी पर नहीं रखना चाहते, अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो इसकी जो है कुछ पेंशन यानी इसकी कुछ आमदनी मुकर निर्धारित कर दीजिए। यह सुनने के बाद राजचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू को कोठी से निकल कर जो है कहीं चला गया। यह महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने राजचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया। गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति ना था। यानी जब इतना सुनता है राजचरण, उसके बाद जब वो अपने बेटे को आखिरी बार देखता और चुपचाप जो होता अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर कहीं चला जाता है। महीना समाप्त जब होने पर अनुकूल बाबू ने जब गांव जो है राजचरण के गांव कुछ पैसा भेजा, तो जो मनी ऑर्डर था यानी जो पैसा उसके पास गया था वो वापस आ जाता है, क्योंकि उस गांव में राजचरण नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता, वो कहीं और चला जाता है। तो स्टूडेंट आज आपका जो चैप्टर था वहीं पे कंप्लीट होता है। आपने इसमें देखा कि एक पिता जो है अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है, उसके अच्छे भविष्य के लिए जो है उसने अपने पुत्र को अपने आप से ही दूर कर दिया। तो आप इस कहानी को, ये चैप्टर आपका इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए।